नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ। आज यानी कि 30 मई को 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। आज सभी कैडेट्स को डिग्री दी गई। इतिहास में ये पहली बार हुआ जब 17 महिला कैडेट्स 339 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए में ग्रेजुएट हुई हैं। सभी महिला कैडेट्स बहुत जल्द भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। सभी ग्रेजुएट को सम्मान देने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर की वाइस चांसलर पूनम टंडन शामिल हुई। दरअसल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा देने की अनुमति देने का आदेश दिया था। इसके बाद यूपीएससी ने महिलाओं को आवेदन करने की अनुमति दी थी। 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में चयन हुआ था। इंडियन आर्मी में करीब 12 लाख पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की संख्या तकरीबन 7,000 ही है। पुरुषों के लिहाज से महिलाओं का अनुपात 0.56% ही है। एयरफोर्स में करीब 1.5 लाख पुरुष हैं, महिलाओं की संख्या 1600 ही है। यहाँ अनुपात 1% से थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा इंडियन नेवी में पुरुषों की संख्या 10,000 है, जबकि महिलाएं 700 ही हैं। इस फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत 6.5 है। तीनों सेनाओं में कुल 9,118 महिला अधिकारी। भारत की तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर करीब 9,118 महिलाएं हैं। भारत की तीनों सेनाओं में साल 2019 की तुलना में 2020 में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ से आज कहा कि पाकिस्तान ने हमारे धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, हमने पाक में घुसकर जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला कायराना था। उन्होंने भारतीय सेना की भी तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने धार्मिक स्थलों पर हंगामा किया, आम लोगों पर हमला किया। जो लोग हताहत हुए उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का एक कार्यक्रम किया गया। ये सरकारी नौकरी या मुआवजा आपके जीवन में हुई क्षति को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ये भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और देश की जनता की भावनाओं का प्रतीक है। अमित शाह ने आगे कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर कायराना हमला हुआ। आतंक के खिलाफ मोदी जी की नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पीओके और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को ध्वस्त किया है और करारा जवाब दिया है। भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए निर्णय, सेना का अद्भुत साहस और मारक क्षमता और इंटेलिजेंस एजेंसी की सटीक सूचना की वजह से ये मुमकिन हो पाया। आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं उनके परिजनों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी कि 30 मई को पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो आतंकवाद के खिलाफ उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो दुश्मन देश सोच भी नहीं सकता। इस बार पाकिस्तान कोई हरकत करता तो हमारी ओपनिंग नहीं करेंगे। गोवा में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक विराम है, कौमा है और एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान इस बात को गांठ बांध कर रखे कि हमारी नेवी अगर एक ओर समंदर की तरह शांत है तो दूसरी ओर वो समंदर की तरह ही सुनामी लाने की भी क्षमता रखती है। साथियों, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में उस समय हड़कंप मच गया जब राज्य सरकार के मुख्य अभियंता बैठंकु नाथ सारंगी के आवास सहित 7 ठिकानों पर सतर्कता विभाग द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान जो बरामदगी हुई वो बेहद चौंकाने वाली है। लगभग 2 करोड़ से अधिक की नकदी, ये छापे आय से अधिक संपत्ति रखने के संदेह में मारे गए थे और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार श्री सारंगी द्वारा घोषित संपत्ति और उनकी वास्तविक आय के बीच भारी अंतर पाया गया।
इस पूरी घटनाक्रम का सबसे नाटकीय हिस्सा तब आया जब सतर्कता अधिकारी उनके घर पहुंचे। बैकुंठनाथ सारंगी ने घबराकर नकदी के बंडलों को अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की। इस हरकत ने अधिकारियों को और अधिक सतर्क कर दिया और तत्काल पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बंडलों की गिनती जमीन पर गिरने के बाद की गई और उन्हें बैग में भरकर ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतास के ब्रिजमगंज में आज यानी कि 30 मई को सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना खूब गरजे। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवाई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सामाजिक न्याय के उनके यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजशाही की मौज करना। आप लोगों को जंगल राज वालों से आगे भी सावधान रहना चाहिए। उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय के उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। वैभव ने पीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वैभव कम उम्र में दमदार प्रदर्शन की वजह से चर्चा में आए थे। उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग की टीम राजस्थान रॉयल्स ने मेगा ऑक्शन में खरीदा था। वैभव ने आईपीएल 2025 में दमदार प्रदर्शन करते हुए महज 35 गेंदों में शतक जड़ दिए थे। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये पारी खेली थी और प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पे थे, तब उन्होंने आज उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद पटना एयरपोर्ट से रवाना भी हो गए। इस दौरान पीएम ने बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव से मुलाकात की और उनके माता पिता भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 30 मई को अपने कानपुर दौरे के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले के मारे गए कारोबारी शुभम द्विवेदी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। शुभम के चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम बहुत भावुक थे और प्रधानमंत्री से मिलते ही परिवार के सभी सदस्य रोने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकेरी हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद शुभम के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनके प्रति संवेदना प्रकट की। एक सप्ताह पहले कानपुर से सांसद रमेश अवस्थी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए यहां के निवासी शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने का अनुरोध किया था। सांसद ने प्रधानमंत्री से 30 मई को कानपुर दौरे के दौरान शोकाकुल परिवार से मिलने का आग्रह किया था। पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से एक कानपुर निवासी व्यवसायी शुभम द्विवेदी भी शामिल था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पूर्व सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद की ओर से दायर एक रिट याचिका के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को नोटिस जारी किया है। मुनीर एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने के बाद सेवा से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दे रहा है। जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने वकील अंकुर शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ को 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा है। मुनीर अहमद, जिन्होंने 2 मई 2025 तक सीआरपीएफ में काम किया है, उनका तर्क है कि उनकी बर्खास्तगी मनमाना और मनमौजी थी। उनका तर्क है कि उन्होंने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया था और अपने सीनियर अधिकारियों को अपने चचेरी बहन मीनल खान से शादी करने के इरादे के बारे में बार बार सूचित किया था, जो एक पाकिस्तानी नागरिक है जिनका परिवार 1947 में जम्मू की भलगांव तहसील से आया था। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक झटका आज यानी कि 30 मई की दोपहर 1:37 पे महसूस किया गया। इस वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि फिलहाल इसकी वजह से कोई नुकसान या मानहानि की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान ने इस बारे में ये बात बताई है और पाकिस्तान में इस हफ्ते में ये चौथी बार है जब धरती कांपी है। इससे पहले कल गुरुवार को ही 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं 27 मई को शाम 7:30 बजे पाकिस्तान के फैसलाबाद डिवीजन में रेक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। पिछले महीने भी देश में कई भूकंप आए हैं, जो एक के बाद एक आए हैं। कई महीने में देश में आए ये चौथा भूकंप है। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने कन्नड़ भाषा को लेकर की गई टिप्पणी पर आज यानी कि 30 मई को कहा
कि अगर वो गलत नहीं तो वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी टिप्पणी को लेकर उन्हें पहले भी धमकियों का सामना करना पड़ा है। कमल हसन ने कहा, ये लोकतंत्र है, मैं कानून और न्याय में विश्वास करता हूं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के लिए मेरा प्यार सच्चा है, कोई भी इस पर संदेह नहीं करेगा, सिवाय उन लोगों के जिनका मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई एजेंडा है। मुझे पहले भी धमकियां दी गई हैं और अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। Kannada was made out of love and there is no need to apologize. Yes. But despite that, the pro-Kannada people are threatening a boycott of your film satellites. So what do you have to say on that? This is a democratic country and I believe in law and justice and I believe always love will triumph. And my love for Karnataka is true. My love for Andhra is true. My love for Kerala is true. So nobody will suspect it except those. पहलगाम हमले के आतंकियों को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि आतंकवादियों ने शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जा रहे। आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहलगाम वाले जो 6 आतंकवादी हैं वो इसलिए नहीं पकड़े जाते हैं कि शायद एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी कि उन 6 ने बीजेपी में प्रवेश किया है, आप भूल जाइए ये सब। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर देश के प्रधानमंत्री हर राज्य में जाकर राजनीति कर रहे हैं। ये ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया, लेकिन इसका श्रेय लेने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। घटना जाएंगे, मुंबई गए, पटना गए, सिंदूर यात्रा निकालेंगे और बंगाल भी जाएंगे। आप जाइए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का आप श्रेय तो मत लीजिए कम से कम। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए सब। अलीगढ़ के श्री वाणिज्य डिग्री कॉलेज में एक दूसरे समुदाय के प्रोफेसर द्वारा एक पूर्व हिंदू छात्रा के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। छात्रा ने प्रोफेसर की पुलिस से शिकायत की है। उधर मामले की जानकारी मिलने पर कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया। उक्त प्रोफेसर को कुछ छात्राओं ने पकड़ भी लिया और उसके साथ साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को वहां से निकाला और अपने साथ ले गई। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को परसों ही शिकायत भेजी, हालांकि वो खुद मीडिया के सामने नहीं आ रही। पुलिस मामले में जांच कर रही है। दरअसल गांधी पार्क थाना क्षेत्र के श्री वाणिज्य कॉलेज में प्रोफेसर शजुद्दीन इंग्लिश विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। एक पूर्व छात्रा ने प्रोफेसर शजुद्दीन के खिलाफ पुलिस और राज्य महिला आयोग को शिकायत भेजी है। उत्तराखंड में कोरोना के लक्षण वाले 13 मरीजों की RT-PCR जांच कराई गई है। इसमें से एक मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अब तक सामने आए कोरोना वायरस के 11 मरीजों में से 5 मरीज बाहरी राज्यों के हैं। वहीं राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर काफी सतर्क है। ऐसे सभी मरीजों की जांच की जा रही है जिनमें थोड़े भी लक्षण कोविड के दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में कोरोना का एक और मरीज सामने आया है। इसके बाद अब मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इसमें से 5 मरीज दूसरे राज्यों से हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 2 मरीज ही एक्टिव हैं। इसमें से एक मरीज मैक्स अस्पताल में भर्ती है, जबकि दूसरा मरीज घर में आइसोलेटेड है, जिनका इलाज जारी है। गुरुवार को कोरोना के लक्षण वाले 13 मरीजों की RT-PCR जांच कराई गई। इसमें से एक मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। अब तक सामने आए कोरोना वायरस में 11 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले मरीज शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग कैडर की टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। पिछले दिनों सामने आए कोरोना के मरीज में से सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और स्वास्थ्य महकमा इसका पूरा ध्यान रख रहा है कि इस बीमारी को आगे ना बढ़ने दिया जाए।